वह पृथ्वीलोक और देवलोक के समागम का भी पर्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर जब यहाँ पर कोई कर्म किया जाएगा, कोई तपस्या की जाएगी, कोई दान किया जाएगा, तो स्वर्ग के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होते हैं। और यह वह दिव्य और अलौकिक मुहूर्त है जिसमें किए जाने वाले तप यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा हम निश्चित रूप से पृथ्वीलोक से देवलोक तक का सफ़र तय कर सकते हैं। हम वहाँ से अपना सीधा संपर्क साध सकते हैं। और वह जो देवी शक्तियाँ होती हैं वह भी इस माघ मास में जो आपका कुंभ मेला जब आएगा, देखिए कुंभ मेले, माघ मास तो प्रत्येक वर्ष ही आना है, पर कुंभ मेले के अंदर जब माघ मास के अंदर आपका कुंभ मेला प्रविष्ट करेगा तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो वरेण नाम का जो योग है वह 144 वर्ष बाद घटित हो रहा है। और जैसे ही 12 बार पूर्ण कुंभ घटित होगा, तो जब 144 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उसको पूर्ण महाकुंभ कहा जाएगा। इसलिए इस बार का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। बिल्कुल। तो क्यों 144 सालों बाद ये महाकुंभ आयोजित हो रहा है, ये IBC 24 ने आपको इस मंच से साझा किया है, ताकि जो लोग आज तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि 144 सालों का क्या गणित है, किस तरह से मना रहे हैं, वो हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर डिम्पल शर्मा जी मौजूद है। डिम्पल जी, आपसे जानूंगी क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स महाकुंभ 2025 को लेकर। नमस्कार और धन्यवाद IBC 24 को, जो कि अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और कैसा क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं एंड गत दिनों में क्या चीज़ें हुई हैं, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो टैरो कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कुंभ में या कहे महाकुंभ में हमने देखा कि पिछले दिनों में दुर्घटनाएं हुई हैं। तो वह कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ग्रह नक्षत्रों की वजह से ही हुई है, जो हमारे टैरो कार्ड में भी दिख रहा है। तो मैं आपको बताऊं ज़रा ये किस वजह से हुई है। जैसे कि हमारे भरद्वाज भाई ने आपको बताया है कि इस जो गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह जब आते हैं वृषभ राशि में और मकर राशि में, तब यह कुंभ लगता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई जब ये दुर्घटना हुई कि मंगल बीच में आ गए। मंगल आप कार्ड में भी देख सकते हैं, मंगल जो कि अभी वक्री दशा में चल रहे हैं। वक्री दशा में चलने से हुआ क्या है, और वक्री दशा में गुरु में भी, गुरु के नक्षत्र में भी वह वक्री दशा में है, क्योंकि गुरु भी वक्री दशा में ही चल रहा था 4 फरवरी तक। उसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है। और 4 फरवरी के बाद में गुरु है जो अब मार्गी दशा उन्होंने पकड़ ली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये जो कुंभ के जितने भी दिन बचे हैं बहुत अच्छे से निकलेंगे, और हर कहते हैं ना स्नान के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और जो भी फल प्राप्त होगा वो बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। जी, तो टैरो कार्ड्स ने ये साफ कर दिया कि महाकुंभ 2025 एक सफल आयोजन, एक सफल मेले की तरह व्यतीत हो। बिल्कुल निहारिका जी, बिल्कुल सफल। कान्हा जी, आपसे मैं सवाल लूंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं महाकुंभ 2025 13 जनवरी से जब से ये आरंभ हुआ है, तभी से करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में वे लोग सभी एक आस्था लेकर वहां पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी वहां पर लगा रहे हैं। अगर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या हर दिन की अलग तिथियां वहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है, या हर दिन एक विशेष संयोग वहां पर बन रहा है? बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। जैसा शास्त्रों में उल्लेख आया है कि बैशाख माह में सबसे ज़्यादा महत्व अगर स्नान का कहीं है तो पूरी धरती में उज्जैन का वो महीना माना जाता है। ऐसे ही कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा महत्व अगर कहीं पे स्नान का है तो वो पुष्कर जी में है। तो बैशाख मास में उज्जैन, पुष्कर जी कार्तिक मास में, और माघ मास में अगर सबसे ज़्यादा महत्व कहीं स्नान का है धरती पे तो वो प्रयागराज में माना जाता है कि देवी देवताओं भी स्वर्ग से उतर करके माघ मास में संगम में स्नान करना चाहते हैं। तो हर वर्ष में जब एक बार माघ मास आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व त्रिवेणी में स्नान का, संगम में स्नान का होता है। खासकर तीर्थों के राजा, तीर्थराज अगर कोई है तो वो प्रयागराज है। जैसे तीर्थों के गुरु जो हैं वो पुष्कर जी हैं और तीर्थों के राजा प्रयागराज है। तो माघ मास चूंकि अपने आप में बहुत कई शुभ संयोगों के साथ इस बार आया है। वहीं बृहस्पति जब वृषभ राशि में विराजमान होते हैं, सूर्य और चंद्रमा
एक साथ अमावस्या के दिन जब अपने मकर राशि में विराजमान होते हैं, तब आपको जो है 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ के रूप में प्रयागराज में कुंभ होता है। तो हर साल जब माघ माह होता है तब माघ मास का स्नान, और 12 वर्षों में एक बार माघ मास में पूर्ण महाकुंभ के रूप में विशेष स्नान होता है। जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं कि 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक अलग अलग तिथियां, मौनी अमावस्या, 2 दिन बाद आने वाली माघी पूर्णिमा, उसके बाद आने वाली या उसके पहले आने वाली बसंत पंचमी, तिल चतुर्थी, अलग अलग तिथियों का विशेष महत्व है। क्योंकि अगर आप कोई बड़े तिथि में भीड़ भाड़ के कारण नहीं भी जा पा रहे हैं, तो इस पूरे माघ मास में किसी भी दिन अगर आप डुबकी लगाएंगे तो आपकी पितरों की आत्मा को शांति विशेष रूप से मिलेगी। अभी अभी ऐसा प्रयाग महत्व मैंने भी पढ़ा था, और गुरु महाराज राजेंद्र दास जी महाराज जी के वीडियो में मैंने सुना था कि प्रयागराज में जब व्यक्ति चलता है तो उसके पाप घबराने लग जाते हैं और केश में जाकर के निवास कर लेते हैं कि अब हमारा अंत का समय आ गया है। तो अगर हो सके तो प्रयागराज में जाकर के पहले आपको संगम किनारे मुंडन कराना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त आप मुंडन कराइए और फिर संगम में जाकर के आप स्नान कीजिए। कम से कम 5 से 7 डुबकी आप लगाएंगे, निश्चित रूप से आपके पापों का भी नाश होगा और आपके पितरों की आत्मा को शांति भी मिलेगी। बिल्कुल, मुहूर्त की हमने बात कर ली कि महत्वता उसकी इतनी क्यों है। अब मुहूर्त निकलते कैसे हैं, कैसे गणना होती है इसकी, किस तरह से हम जान पाते हैं कि किन तारीखों पर, किन तिथियों पर अमृत स्नान होगा, किन तारीखों पर ये महाकुंभ जो है उसका आयोजन होगा। अभी हम अगर महाकुंभ 2025 की बात करें तो किस तरह से इन सारी ही तिथियों की गणना जो है वो की गई थी। राहुल जी, आपसे जवाब जानूंगी। आकाश मंडल में नवग्रह विचरण कर रहे हैं और सभी एक निश्चित समय अवधि बाद अपनी राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। हर महीने में सूर्य देव लगभग महीने के मध्य में, अर्थात आप 14-15 तारीख कह सकते हैं, इसमें अपनी राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। वो किसी एक राशि से अन्य राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब सूर्य 1.5 राशि का भोग करते हैं तब तक एक कुंभ का स्नान रखा जाता है। और जैसे मैंने कहा कि हर महीने के अंग्रेजी माह से अगर मैं देख लूँ तो हर माह के मध्य में लगभग वो अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। इस बार का जैसे 13 तारीख के दिन से चालू हुआ, 14 तारीख के दिन 13 तारीख के दिन 29 डिग्री और कुछ सेकंड पर सूर्यदेव थे, और 13 तारीख को रात्रि को जो है वे मकर में आ गए, प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार से जब 1.5 माह में वे 1.5 राशि का भोग करेंगे सूर्यदेव, तो कुंभ स्नान होगा। और 1 वर्ष में 1 राशि का परिवर्तन करते हैं गुरु ग्रह। ठीक है, गुरु ग्रह को 1 राशि पार करने में 1 वर्ष लग जाता है। अगर डिग्री वाइज देखी जाए तो उसका अधिकतम जो महत्व होता है ज्योतिष गणना में वो होता है 30 डिग्री। मतलब वो 1 माह के अंदर लगभग 2.5 डिग्री चलते हैं, है ना। ये एक ज्योतिषी गणित है, शायद एकदम से आम लोगों को समझ में ना आए, पर जो काल गणना को जानते हैं या फिर किसी आप जो काल गणना की अलग अलग वेधशालाएं बनी हुई हैं वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं कि आकाश मंडल में आप जब देखेंगे तो 1 राशि का भोग काल करने में गुरु ग्रह को 1 वर्ष लग जाता है पूरा, और 1 माह के अंदर लगभग वो 2.5 डिग्री अपना विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से जब वो 3.9 डिग्री चलते हैं और सूर्यदेव जब 1 राशि और आधी राशि और मतलब 1.5 राशि का भोग करते हैं तब तक किसी कुंभ का महत्व होता है और कुंभ पर्व उसमें मनाए जाते हैं। यह भोग काल सर्वाधिक जो होता है वह उज्जैन में होता है, इसलिए उज्जैन का जो कुंभ मेला लगता है वह सर्वाधिक लगता है, लगभग 2 माह का लगता है। बाकी सभी 1.5 माह के आसपास लगते हैं, कुछ दिन 2-4 दिन आगे पीछे चलते हैं। जी बिल्कुल, तो किस तरह से गणना होती है वो हमने जान लिया, और गणना की गई थी तभी 12 फरवरी को भी एक शाही स्नान जो है उसकी तारीख निकली है। डिम्पल जी, आपसे जानूंगी, माघी पूर्णिमा उस दिन मनाई जाएगी और ऐसे में एक बार फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में भक्त वहां पहुंचेंगे। हर दिन ही लाखों करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन उस दिन वसंत पंचमी के बाद सबसे ज्यादा भीड़ जो है भक्तों की वो देखने को मिलेगी। तो उस दिन का दिन कैसा रहेगा, उसे लेकर टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल निहारिका जी, उस दिन का जो स्नान रहने वाला है, हालांकि लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे स्नान करने आएंगे ताकि वह पुण्य कमा सके, और कहते हैं कि पिछले जन्म के हम पापों से मुक्त हो सके, इसलिए वह स्नान किया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड आया है,
ये कार्ड ये दर्शाता है कि उस दिन भले ही कितनी भी संख्या में भीड़ आए, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी बनी रहेगी, ताकि वहाँ पे बहुत सफल तरीके से बिना, कहते हैं ना, परेशानी के यह स्नान संपन्न होता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। बहुत अच्छे से सारी अर्थव्यवस्था रहेगी वहाँ की। आपने 5 कार्ड्स खोले हैं, क्या पांचों कार्ड्स यही चीज दर्शा रहे हैं? मैंने 5 कार्ड खोले ज़रूर है। ये पहला कार्ड है जो निर्विघ्न सब चीज़ संपन्न होती हुई दिख रही है। उसके बाद ये दूसरा कार्ड है। ये दूसरा कार्ड इसलिए है कि कई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फैमिली के 4 मेंबर्स आए हैं और उसमें से 3 स्नान कर पाए और 1-2 नहीं कर पाए हैं, तो वो एक बेचैनी सी बनी रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए 3 ऑफ कप्स, एक इंजॉयमेंट कि ये होने के बाद भी दूसरे मेंबर्स सेटिस्फाइड रहेंगे कि चलो हमारे घर में से किसी ने तो स्नान किया है। तो इस वजह से मैंने ये 5 कार्ड्स निकाले और यहाँ पे देखिए ये कि बिल्कुल खुशी पूर्वक सब अपने घर प्रस्थान करेंगे। तो ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छे से यह स्नान होने वाला है और कहीं से भी कोई भी स्थितियाँ बिगड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो 2025 का महाकुंभ जो है वो किस तरह से एक सफल आयोजन बन रहा है वो हम देख रहे हैं। और कान्हा जी, आपसे मैं जानूंगी 2025 का कुंभ तो जो है वो हम देख ही रहे हैं, चल रहा है, निर्विघ्न हो रहा है। ऐसे में अब अगर हम 2028 की बात करें तो ये कुंभ जो है ये अब कब आयोजित होगा, कहाँ आयोजित होगा, किस तरह से उसकी गणना हम कर पाएंगे? 2028 के पहले, उससे 9 माह पूर्व 2027 में कुंभ मेला आयोजित होगा, जो कि कम ही लोगों को ज्ञात है कि 2027 में नासिक में जाकर के महाकुंभ का मेला आयोजित होगा। जो कि आप जैसे उज्जैन का कहा, उज्जैन के पहले नासिक में इसलिए होगा कि जैसे बृहस्पति और सूर्य का सभी ज्योतिषी यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका जब राशि परिवर्तन होता है और विशिष्ट राशियों में जब इनका संयोग होता है तब महाकुंभ का मेला आयोजित होता है। तो जब बृहस्पति और सूर्य एक साथ सिंह राशि में जब विराजमान हो जाएंगे तब नासिक त्र्यंबकेश्वर में महाकुंभ का मेला 2027 में आयोजित होगा। और ठीक उसी के 9 माह बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में ही रहेंगे और सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में चले जाएंगे तो उज्जैन में महाकुंभ आयोजित होगा। चूंकि हम लोग महाकाल की नगरी में बैठे हुए हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट कुंभ का मेला इसके बाद 2028 में उज्जैन में होगा। नहीं, उसके पहले 2027 में उतने ही बड़े पैमाने पर नासिक में महाकुंभ आयोजित होगा। कोई भी महाकुंभ मेला जब आयोजित होता है, चाहे वो महाकुंभ आयोजित हो या प्रयागराज में 6-6 साल के अंदर से अर्धकुंभ हो, चाहे हरिद्वार में 6-6 साल के अंदर से अर्धकुंभ हो, उसका उतना ही महत्व होता है। चूंकि उस समय जो इवेंट चल रहा है, उस समय जो आयोजन चल रहा है, उसको बड़ा बनाने के लिए ऐसा प्रचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में 144 वर्ष में एक बार महाकुंभ नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अगले जो कुंभ होंगे उसका भी उतना ही महत्व रहेगा। उसमें भी हर व्यक्ति को स्नान दान का उतने ही महत्वपूर्ण तरीके से स्नान करना चाहिए, जो कि जब नासिक में और उज्जैन में होगा तो आप स्वयं देखेंगे कि प्रयागराज के कुंभ को हम भूल चुके होंगे और उज्जैन को भी हम इसी प्रकार से प्रचार करके स्नान करेंगे। तो एक नई बात सामने आई है, 2028 के पहले 2027 में भी कुंभ जो है आयोजित होगा। राहुल जी, आपका इस पे क्या कहना है? क्या 2027 का कुंभ इतना ही भव्य होगा? जी, भव्य तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा ही होगा, क्योंकि उस समय पर भी जैसा कि आपने भी बताया कि गुरु और सूर्य दोनों एक ही राशि में रहेंगे। पर यदि इसकी बराबरी उज्जैन से अगर करके देखें तो यद्यपि सभी कुंभ का महत्व बहुत अधिक है और सभी शिरोधार्य हैं, पर अगर उज्जैन से नासिक को कंपेयर किया जाएगा तो उज्जैन का मेला बहुत ज़्यादा भव्य रहेगा। कारण यह है कि वहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं और गुरु स्वयं सूर्य की राशि में होते हैं। इस वजह से यहाँ पर धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ का ऐश्वर्य अगर देखा जाए, शासकीय महत्व देखा जाए कि कैसा शासन प्रशासन एकदम सुशासन के साथ चलेगा, और जिसको हम कहें कि भव्यता, तो जो भव्यता आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नासिक से बहुत ऊंचे दर्जे की रहेगी। क्योंकि जब गुरु और सूर्य दोनों एक ही राशि में रहेंगे तो उसमें गुरु का जो महत्व होता है वह कहीं ना कहीं कम हो जाता है और सूर्य का महत्व अधिक होता है। एक निश्चित अनुपात में जब एक दूसरे से वह राशि के डिफरेंस में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 डिग्री पर गुरु है और 14 डिग्री पर सूर्य है, तो वहाँ पर गुरु को हम अस्त की श्रेणी में भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन और आपका प्रचार प्रसार ये सब तो बहुत अधिक रहेगा,
पर जो धार्मिक मान्यताएं रहेंगी, जो वहाँ के मठाधीश रहेंगे, मठाधीशों का सम्मान और वहाँ पर चलने वाले धर्म अनुष्ठान और यज्ञ और उनकी आपूर्तियों का जो महत्व है, या जो कहे जाए कि वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान कितने अधिक मात्रा में रहेंगे, तो वो निश्चित रूप से थोड़े से कम रहेंगे। और उज्जैन में ये जो रहेगा ये ज्यादा और भव्य तरह से भव्य भी रहेगा, उसका आध्यात्मिक महत्व भी ज्यादा रहेगा और संख्यात्मक बल से भी ये ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। चलिए, तो 2027 और 2028 में किस तरह से कुंभ आयोजित होगा वो हम देखेंगे। मैम, अब चूंकि 2028 की बात आई है, तो 2025 में तो निर्विघ्न कुंभ जो है वो पूरा होगा, ये हमने देखा। लेकिन 2028 की अगर बात करें तो वो कुंभ जो है वो किस तरह से सफल होगा, निर्विघ्न होगा, या हमें किसी चीज को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल निहारिका जी, 2028 में जो कुंभ होने वाला है, अगर हम 2028 के कुंभ की बात करें तो पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि कहते हैं ना, परस्पर चीज़ें, एक मतलब हाथ से हाथ बढ़ाने वाली चीज़, कि ये प्रशासन, गुरुजन, शिष्यजन सबके मेल से यह कुंभ संपन्न होने वाला है। उसका मैं रीज़न बताऊं। अब आप ये देखिए, ये है पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। योग संयोग ऐसा बन रहा है 2028 में कि उस समय भी गुरु वक्री होने वाले हैं। अब गुरु वक्री होने वाले हैं चूंकि वो सिंह राशि में वक्री होंगे। अब जहां गुरु की बात है और सिंह राशि में वक्री होंगे, और सिंह राशि जो है वह है सूर्य देव की खुद की राशि, और सूर्य देव मेष राशि में रहेंगे, जो कि वह उनकी उच्च राशि मानी जाती है। अब ऐसे में यहाँ पे चंद्र देव का भी बहुत योगदान होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स, ये वाटर का कार्ड है जो कि ये चंद्र देव को रिप्रेजेंट करता है। अब होना क्या है इस वाले कुंभ में, जो गुरुजन है, गुरुजन को परस्पर शिष्यों का साथ वैसे तो हमेशा से मिलता आ रहा है, लेकिन इस बार शिष्यों का ज़्यादा योगदान मुझे दिख रहा है, क्योंकि गुरु वक्री होने के कारण कहीं ना कहीं कहते हैं ना गुरुजन से ज़्यादा शिष्य जन इस बार एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वह सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि को हम गुरु के कहते हैं ना शिष्य मान सकते हैं। तो सूर्य देव का जो मेजर योगदान रहने वाला है, तो जितने भी शिष्य गण हैं, कई बार ऐसा होता है जो शिष्य अभी दीक्षा ली है या फिर प्रवेश किए हैं अच्छे कार्यों में या फिर शिक्षा में, तो ये समय, ये कुंभ उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और वैसे अगर देखा जाए तो यह कुंभ, अगर पूरी व्यवस्थाएं देखती हूँ तो पूरी तरीके से यह कुंभ बहुत सफल आयोजन के रूप में होने वाला है। चलिए, मतलब 2025 के बाद 2028 का कुंभ भी एक सफल आयोजन होगा। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस सेशन को अंत दूंगी। राहुल जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि हम 2028 की बात कर रहे हैं, अभी तक तिथियां सामने नहीं आई है, या फिर हम वैदिक गणना की बात करें तो वो सामने नहीं आया कि 2028 में कुंभ आयोजित कब होगा। उज्जैन में 2028 में 27 मार्च 2028 से लेकर के 27 मई 2028 तक यह कुंभ मेला लगाया जाएगा, जिसमें 9 अप्रैल से 8 मई में 3 अमृत स्नान, जिसको हम प्रचलित भाषा में शाही स्नान भी कहते हैं, बट उसको अब अमृत स्नान कहना चाहिए, अमृत स्नान और 7 पर्व स्नान होंगे। ये इसकी गणना रहेगी। इसकी गणना जो है वो भी निकालिए। बता दिया गया है कि कब 2028 में जो महाकुंभ, जो कुंभ आयोजित होगा, उसकी क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या महत्वताएं रहेंगी, और साथ ही में 2025 का जो महाकुंभ इस वक्त प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, उसके आने वाले दिन किस तरह के रहेंगे। निर्विघ्न ये जो आयोजन है ये पूरा होगा, एक सफल आयोजन होगा। और चूंकि महाकुंभ 2025 अपने आप में एक भव्य आयोजन है, एक ऐसा मेला है जिसे न केवल देश बल्कि विदेश के लोग भी निगाहें लगाकर देख रहे हैं। विदेशियों का भी यहाँ पर आना जो है वो लगातार बना हुआ है। हर कोई यहाँ पर पहुंचकर एक आस्था की डुबकी लगाकर अपने पापों को धोना चाह रहे हैं। और महाकुंभ 2025 का ये जो सफल आयोजन है, उसमें सभी की एक ऐसी जोड़ी हुई कड़ी कह सकते हैं जो अपने आप को दिल से और आस्था से जुड़ी हुई है। यही एक उदाहरण है जो हमें प्रयागराज में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और 3 सालों बाद जो 2028 में हमें उज्जैन में देखने को मिलेगा, वो किस तरह का रहेगा, इन सभी तमाम बिंदु
बिंदुओं पर IBC 24 ने इस मंच से चर्चा की है और इसके अलावा जितने भी सवाल उठ रहे थे उन सभी के जवाब IBC 24 ने इस मंच पर आज आप तक पहुंचाए हैं। आशा करते हैं सभी सवालों के जवाब सभी को मिल गए होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।